नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आप हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं इस हफ्ते के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं अगले हफ्ते की पूरी तैयारी। साथ ही शो में हमारे साथ जुड़ते हैं दो दिग्गज एक्सपर्ट जो आपको देंगे भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक सलाह। और आज के जो हमारे मेहमान होंगे वो होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। कुछ देर में दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। तो देखिए, अगर आज बाजार की बात करें तो आपने देखा होगा कि निफ्टी की जो शुरुआत है अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार में प्रेशर बढ़ता गया और निफ्टी ऊपरी स्तरों से काफी गिरकर बंद हुआ। लेकिन फिलहाल 49 अंकों की गिरावट के साथ 23,366 पर निफ्टी यहां पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी थोड़े वॉलेटाइल मूव्स ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी जो है वो खुद को हरे निशान में बंद करने में कामयाब रहा और यहां पर करीब 188 अंक चढ़कर 54,496 के लेवल पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और इंडेक्स वाइज अगर आप बात करेंगे इस हफ्ते मार्केट में कैसा कारोबार रहा है, तो देखिए निफ्टी में करीब 0.7% की गिरावट रही, सेंसेक्स 0.2% गिरता हुआ नजर आया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर करीब 1.3% की गिरावट दर्ज रह गई। स्मॉल कैप की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर लगभग ये हफ्ता फ्लैट रहा निफ्टी स्मॉल कैप के लिहाज से। एफएमसीजी इंडेक्स इस हफ्ते सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स रहा है और करीब 2% से ज्यादा इस हफ्ते टूटा है। रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब 1.8% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स इस हफ्ते 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो 0.7% की गिरावट इस हफ्ते निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिली। फार्मा की अगर बात करें तो 0.4% की गिरावट निफ्टी फार्मा में भी रही। आईटी, हालांकि इस हफ्ते आईटी ने अच्छे मूव्स भी दिखाए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन फिर से आईटी में देखने को मिला और देखिए लगभग फ्लैटिश 0.2% की गिरावट आईटी इंडेक्स में इस हफ्ते देखने को मिली। काफी मिलाजुला कारोबार इस हफ्ते आईटी इंडेक्स में आपको देखने को मिला होगा। वहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इस हफ्ते 1% चढ़ता हुआ नजर आया। तो ओनली जो एक था इंडेक्स वो था निफ्टी पीएसयू बैंक, जहां पर अच्छी तेजी इस हफ्ते देखने को मिली। और चलिए, हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और यहाँ पर हमने देखा है कि शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाद में मार्केट में जो है निफ्टी में गिरावट गहराती गई और लाल निशान में बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने खुद को काफी संभालते हुए रखा। इस हफ्ते में बाजार को आपने किस तरह से देखा और आने वाले हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं? गुड आफ्टरनून तृप्ति जी, और ग्राहक सर को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मार्केट इस हफ्ते पूरे दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और अभी भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं आ रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि अगर पिछले 3 दिनों का सेशन देखें तो उसने जो उसका की सपोर्ट लेवल स्टार्ट 23,200 150 जोन को होल्ड करके रखा हुआ है। आरएसआई में फ्लैट पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और मल्टीपल डोजी हमें 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आशा तो यही करते हैं कि शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। हालांकि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 23,700 का है। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम का ट्रिगर देखने को नहीं मिलेगा हमें निफ्टी में। अगर वही इसके विपरीत अगर 23,150 के लेवल्स टूट जाते हैं तो हमें फिर से वीकनेस देखने को मिल सकती है। उस दौरान निफ्टी अपने लोअर लेवल्स 23,000 से लेकर 22,800 जोन को रिटेस्ट कर सकता है। हालांकि अगर हम आज का सेशन देखें तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आई है। 53,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जब तक इस सपोर्ट को होल्ड रखता है तब तक हम एक बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि जो अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 55,500 से लेकर 600 जोन के आसपास है। पर जैसे ही इसकी ये जो स्तर है अगर टूटते हैं तो हमें 56,500 से लेकर 57,000 जोन तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, और हमारे साथ गौरांग सर भी जुड़ गए। गौरांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और आपसे भी मार्केट व्यू लेना चाहेंगे और इंडेक्स वाइज भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, आईटी में यहाँ पर तेजी भी देखी लेकिन गिरावट भी देखने को मिली। आईटी में कितना कन्विक्शन आप देख रहे हैं? साथ ही पीएसयू बैंक ओनली जो इंडेक्स था 1% की तेजी इस हफ्ते देखने को मिली। क्या सलाह रहेगी मार्केट पर आपकी?
धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इतना स्वदेश के दर्शकों को, लक्ष्मीकांत जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, आईटी क्षेत्र ये पूरे हफ्ते या इससे पहले भी अगर आप देखने जाए तो रुझान ऐसा रहा कि मुझे वो एक पिक्चर याद आ जाती है, कभी हाँ कभी ना। खराब बाजार में कभी ऐसे दिन थे जहां पर आईटी क्षेत्र की सूचांकांक और आईटी क्षेत्र के शेयर्स ने अपने आप को संभाले रखा। फिर 2 दिन पहले एक कंपनी एसेंचर अमेरिका में, और वहां पर अमेरिकी किसी ब्रोकरेज ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन हमारे यहाँ की आईटी इंडेक्स 5.5% के आसपास नीचे थी, और आईटी क्षेत्र के शेयर्स 5 से लेकर के 8% नीचे थे। एआई को लेकर के भी, आविष्कार को लेकर के भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से गति आएगी, ये मेरे ख्याल से क्षेत्र पर थोड़ी हावी रहेगी। लेकिन बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। छोटी, मझौली, बड़ी, दिग्गज कंपनियों तीनों जगह पर खरीदारी की राय है। जहां तक रहा प्रश्न सरकारी बैंकों का, या तो फिर मुझे तो ये लग रहा है, ये मेरा निजी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है, कि सरकारी बैंकों का रुझान नतीजों के आधार पर बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि निजी क्षेत्र की बैंक खराब करेगी, लेकिन तुलना में मेरे ख्याल से कुछ सरकारी बैंक बेहतर नतीजे लेके आने के कारण शेयर के दामों में ऊपर की तरफ के परिवर्तन आपको बेहतर होते हुए देखे। कई सारे विकल्प है एज अ डिस्क्लोजर सरकारी बैंकों की सूची में, और मैंने यहां तक कहा है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का एक महत्व अंग वित्तीय क्षेत्र पर होना चाहिए, जहां पर चुनिंदा सरकारी बैंक, चुनिंदा दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ चुनिंदा मजबूत एनबीएफसी। बिल्कुल ठीक गौरांग सर, आपने इस पर विस्तार से बात की और इंडेक्स पर भी राय दी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यूट्यूब से जो हमारे पास सवाल आए हैं उन पर बातचीत करेंगे। हमारे पास बबलू शर्मा का सवाल आया है। एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर्स, इनके पास 1000 की क्वांटिटी है और 874 इनका बाइंग प्राइस है, और 6 महीने के लिए, 6 महीने से 1 साल के लिए इस पर राय चाहते हैं। इन लेवल्स पर काफ़ी बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि एचबीएल 793 पे कारोबार करता हुआ आज बंद हुआ है, करीब हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और 874 पर इन्होंने खरीदा था। लक्ष्मीकांत जी, एचबीएल इंजीनियरिंग्स के चार्ट देखिए एक बार, और इन लेवल्स पर काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए? 6 महीने से 1 साल की अवधि के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव साइड ही दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएट जो ब्रेक थ्रू है, हमें लगता है वो 875 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक 785 790 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने में आ रहा है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हालांकि जो हमें रेडिश कैंडल देखने मिल रही है, पर मुझे लगता है कि आने थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, बट 875 के ऊपर एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। जैसे ही ये लेवल्स टूटते हैं तो वहां से हमें 1000 तक के लेवल्स एचबीएल इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका थोड़ा व्यू लंबा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनको 735 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए और इस ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। जैसे 875 के लेवल्स टूटते हैं, वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट हमें एचबीएल इंजन में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, तो लेवल्स आपको बता दिए हैं एचबीएल इंजीनियरिंग के। इन लेवल्स का ध्यान रखिए, और ये सलाह एचबीएल इंजीनियरिंग पर आती हुई। आगे बढ़ेंगे, और जो अगला सवाल है वो हमें आया है, रश्मि साहू का सवाल है। इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के 90 शेयर हैं, 3514 के प्राइस पर इन्होंने लिया था, और इन लेवल्स पर पूछना चाहती है कि आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे और इन लेवल्स पर क्या इन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। गौरांग सर, नेटवेब टेक आप देखिए एक बार, इन लेवल्स पर काफी अच्छा प्रॉफिट है। 3514 पे खरीदा था और 4670 पर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि आज के सेशन में 5% टूटा है, लेकिन अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब फ्लैटिश कारोबार रहा। 6 महीने की भी बात करेंगे, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पर 1 महीने के चार्ट्स देखेंगे तो 11% से ज्यादा चढ़ा है। 6 महीने में भी अच्छी तेजी, 51% से ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए। इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? क्या इन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर, या आने वाले दिनों में और भी तेजी नजर आ सकती है? देखिए,
एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, ये सभी दर्शकों के लिए है। जी। जैसे निवेश करना एक कला होती है शेयर बाजार में, वैसे ही मुनाफा समेटने की या मुनाफा लेने की भी एक कला होती है। अगर आप लालच को लेकर के अनिश्चित काल तक अपने शेयर को पकड़ करके रखेंगे तो उसका कोई धैर्य जो है आपका, जो वो आपकी परीक्षा लेगा, और मुनाफे वाले निवेश भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। तो अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से पहली बात। दूसरी बात, आपने निवेश करने के पहले अगर कुछ निर्णय लिया है कि मुझे इतना प्रतिशत मुनाफा मिलेगा तो मैं मुनाफा समेट करके निकल जाऊंगा, तो आपको आपका कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लालच जब भी आ जाती है तो वो निवेश की रणनीति भी खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी बात, इनका निवेश एक अच्छे स्तर पर है। तीसरी बात, एक अच्छी कंपनी में निवेश है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। हालांकि हमारी कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से अगर नजरिया इनका लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से क्षेत्र के आधार पर रुझान बेहतर होने की संभावना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अपनी लालच की एक समय जो सीमा होती है वो आपको बिल्कुल बना करके रखनी चाहिए। ठीक है, ये सलाह नेटवेब टेक पर आती हुई गौरांग जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आया है, विजया मोहन का सवाल है। स्टार हेल्थ के 200 शेयर्स है, 551 पर इन्होंने खरीदा था और पूछना चाहते हैं कि ये 580 के टारगेट तक कब जाएगा। इन लेवल्स पर करीब 4900 का ये लॉस कमा रहे हैं। 551 पे खरीदा था और 526 पे आज स्टार हेल्थ क्लोज हुआ है, करीब करीब फ्लैट क्लोजिंग दी है। लक्ष्मीकांत जी, स्टार हेल्थ के बारे में क्या व्यू रहेगा? 6 महीने में 14% से ज़्यादा दौड़ा है ये शेयर। आने वाले दिनों में क्या इनके टारगेट प्राइस तक पहुंच पाएगा? देखिए, पिछले कई दिनों से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अपर साइड का रेजिस्टेंस 540 का है और लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो भी 510 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट तो बुलिश साइड के हैं। अगर 540 के लेवल्स टूटते हैं तब फिर उम्मीद की जा सकती है कि जिन्होंने जिस प्राइस पर खरीदा है 580 के प्राइस पर, तो एक शार्प ब्रेकआउट उस रैली देखने को मिल सकती है जो कि इसको 580 तक के लेवल तक पहुंचा सकती है। तो अभी मुझे फिलहाल इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 490-500 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तब तक हम इसमें ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। 540 के ऊपर एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा, उसके बाद फिर जो ये प्राइस बोल रहे हैं वहां तक इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि वहां तक वो पहुंच पाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो स्टार हेल्थ पर ये नज़रिया और आने वाले दिनों के लेवल्स भी लक्ष्मीकांत जी ने बताए हैं, तो उन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल है आनंद का। ग्रो के 103 शेयर्स है और 155 के प्राइस पर इन्होंने खरीद के रखा है। इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या इन्हें बने रहे या फिर एग्जिट ले ले? गौरांग सर, मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स की बात हो रही है और ग्रो का शेयर है इनके पास, 155 की खरीद है और करीब 4000 का प्रॉफिट हो रहा है। इन लेवल्स पर ही पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की जाए या फिर यहां से एग्जिट ले ली जाए, क्या सलाह होगी? और इसके साथ ही आप मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स पर भी अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हमने देखा था BSE, एंजल वन, MCX करीब 4 से 5% की गिरावट थी। आने वाले दिनों के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और क्या आपका बुलिश नजरिया रहेगा मार्केट प्लेटफॉर्म थीम पर? क्षमा चाहूंगा, लेकिन चार्ट्स तो मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी ज्यादा बेहतर समझते मुझसे, लेकिन मैं बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करता हूं। तो पहले तो क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा है भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स। मेरी सोच और विचारधारा भारतीय शेयर बाजार को लेकर के ये है कि औसतन सालाना 12 से 15% का रिटर्न आने वाले सालों में हमें देखने मिलेगा भारतीय शेयर बाजार। मैं सूचकांक की बात कर रहा हूँ। क्षेत्र के आधार पर, स्टॉक्स के आधार पर शायद इससे बेहतर रिटर्न खड़ा हो सकता है। अगर आप इस 12 से 15% के रिटर्न को कंपाउंडिंग करते हैं 3 से 5 साल के लिए, तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी वो कहां पर जाकर के पहुंचेगी। उस परिस्थिति में शेयर बाजार से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा निवेश के लिए, तो उदाहरण के तौर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर BSE और MCX, BSE इक्विटी मार्केट के लिए, MCX कमोडिटी मार्केट के लिए, और शायद इस साल के अंत तक अगर NSE का IPO आ भी जाता है तो वो भी एक क्षेत्र के लिए टेलविंड पॉजिटिव साबित होगा। फिर आता है सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां, उदाहरण के तौर पर कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, NSDL CDSL डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है
और कैंप्स जहां पर हमारी खरीदारी की राय है एज अ डिस्क्लोजर, ये अलग अलग सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराती है। और फिर आ जाती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और संजोग से एक विकल्प जो हम देंगे वीआईपी के शेयर, वो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाती है इंटरमीडिएटरीज। तो अगर सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश है और आपका नजरिया लंबा है, अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो ये सब कंपनियां भी बेहतर करेगी। बिल्कुल ठीक, एक ब्रॉड व्यू मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स और मार्केट प्लेटफॉर्म की थीम पर गौरांग जी ने दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। लक्ष्मीकांत जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। क्या रहेगी आज की आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक? देखिए, सबसे पहले हम ग्रो शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। यही हमारा पहला रिकमेंडेशन भी है। एक अच्छा रेंज ब्रेक थ्रू इस स्टॉक ने आज के सेशंस में दिया है। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन इस स्टॉक ने अपने लोअर लेवल्स में बनाया है, जो कि 185 187 पे नजर आ रहा है। और आज के सेशन में जिस तरीके से उसने अपने पिछले स्विंग हाई निकाले हैं, तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो इस स्टॉक के लिए बुलिश नजर आ रहे हैं। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा 214 का रहेगा। बाय करते समय हमें 187 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। तो ये हमारा पहला शेयर हो गया। दूसरा शेयर जो है हमारा वो है पीएसयू बैंक से, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आज हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर देखने को मिला है। उसने अपने जो पिछले स्विंग हाई थे 134 133 उसके ऊपर की आज की क्लोजिंग दी है, और ये जो क्लोजिंग हुई है वो डिसेंट वॉल्यूम के साथ हुई है। तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट बुलिश रहने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए हमने कैनरा बैंक को बाय करने की सलाह दी है। इसको हमें 134 136 के आसपास बाय करना है। इसमें हमारा टारगेट 150 का रहेगा, और बाय करते समय स्टॉप लॉस हमें 127 का लगाना है। बिल्कुल ठीक। तो ग्रो एंड कैनरा बैंक, ग्रो आप 195 से 196 के आसपास खरीद सकते हैं। टारगेट 214 का रहेगा, स्टॉप लॉस 187 का मेंटेन करना है, तो ग्रो पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा कैनरा बैंक आया है 133 से 135 के बीच आप खरीदारी करिए। टारगेट यहाँ पर 150 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 127 का मेंटेन करना है। तो कैनरा बैंक एंड ग्रो, ये लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आज की वीआईपी पिक्स थी। गौरांग सर, आपकी आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी? तो लंबी अवधि के लिए ये राय है बुनियादी दर के आधार पर, तो समय सीमा अनिवार्य होनी चाहिए। पहला विकल्प, जैसे हम बात कर रहे थे शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे देश की दिग्गज एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो। 3240 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के नजरिए से। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। दूसरा है फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मझौली कंपनी है, ये इप्का लेबोरेटरीज। नतीजे काफी बेहतर आए थे और संभावना यह है कि कंपनी मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां थी कारोबार को लेकर के, यहाँ से नतीजों में और कामकाज में सुधार होगा, तो आय और मुनाफे में भी आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इप्का लैब्स पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। 1850 का एक साधारण सा लक्ष्यांक लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो अगर टारगेट रहेगा 1 साल का, 12 महीने लंबी अवधि के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। 3240 यहाँ पर खरीदारी की सलाह। इप्का लैब भी यहाँ पर देख रहे हैं 1850 के यहाँ पर लंबी अवधि के टारगेट्स गौरांग जी ने बताए हैं। और चलिए, ये 2 पैक हो गई गौरांग जी की तरफ से। इसी के साथ हम अगले हफ्ते की तैयारी को यहीं समाप्त करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।